हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम करते हैं आपके एडिटोरियल एंड ओपिनियन के सेशन में। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड एज यू नो वेरी वेल डियर एस्पिरेंट्स कि हम इस क्लास में डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, आईआर और ऐसे के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, चाहे ओपिनियंस है, एडिटोरियल्स है या हमारे आर्टिकल्स ही क्यों ना हो, उनकी हम एक डिटेल्ड और एग्जाम ओरिएंटेड डिस्कशन तो करते ही हैं, लेकिन इनका बैलेंस अप्रोच के साथ एनालिसिस भी करते हैं, जो हमारे सीएसएस और पीएमएस एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा माय डियर एस्पिरेंट्स, हमारा जो है सीएसएस और पीएमएस के लिए ऐसे का वैल्यूएशन सेशन चल रहा है ऑलरेडी। आप इसकी जो है डिटेल्स जो है वो स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर, और वो ये है कि यहां पर नॉलेज और राइटिंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। एक चीज तो आप बताएं, यहां पर इस चीज का आंसर दें एस्पिरेंट्स जितने भी हैं। देखें, अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप लिखेंगे क्या? आप ये चीज तो पहले क्लियर करें ना। हम यहां पर बात करते हैं ना, जहां पर आपके आइडियाज खत्म हो जाते हैं वहां पर आपकी लैंग्वेज भी खत्म हो जाती है। तो एक चीज यहां पर क्लियर हो जाती है कि लिखने के लिए नॉलेज चाहिए। देखो, लैंग्वेज को इस्तेमाल करने के लिए क्या चाहिए? यहां पर कोई टॉपिक चाहिए, कोई मुद्दा चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपके पास इंफॉर्मेशन होने चाहिए, देन ही तो आप लिख पाएंगे ना। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है, आपके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास आइडियाज ही नहीं है, आपके पास आर्गुमेंट्स ही नहीं है, क्या आप लिख पाएंगे? समझ लें कि आपके आइडियाज खत्म, आपकी इंग्लिश खत्म। तो एक चीज यहां पर क्लियर है कि आपका नॉलेज, आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसके बाद अगर देखा आपकी इंफॉर्मेशन, सॉरी, उसके बाद अगर देखा जाए यहां पर जितना भी कह ले कि आपकी आर्गुमेंटेशन या आइडियाज जितने अच्छे होंगे, जितने क्लियर होंगे, उतना ही आप अच्छा लिख पाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं राइटिंग के अंदर। तो एक चीज आप अपने दिमाग से निकाल दें कि नॉलेज जो है यहां पर ज्यादा मैटर नहीं करता। नॉलेज आपका सबसे पहले अगर देखा जाए तो नॉलेज आपका मैटर करता है, लिखने के लिए मैटर करता है। अगर आपके पास नॉलेज ही नहीं है तो आप नहीं लिख पाएंगे, सीधी सी बात है। आप पेपर उठाएं, यहां पर पेज उठाएं, उसके ऊपर लिखना शुरू करें। कोई भी टॉपिक, ऐसा टॉपिक उठाएं जिसके बारे में आपको जो है वो पता ही नहीं है, इंफॉर्मेशन ही नहीं है, आपके पास नॉलेज ही नहीं है, क्या आप वो टॉपिक लिख पाएंगे? यहां पर नहीं लिख पाएंगे। इसको एक्सपीरियंस करके देन जो है आप इस चीज को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे, देन आपको समझ आएगा कि यहां पर नॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है। यहां पर राइटिंग जब आप यहां पर कर रहे होते हैं या राइटिंग स्किल के अंदर, देखें, अब राइटिंग स्किल के अंदर देखें, हम बात करते हैं राइटिंग स्किल की। भाई सबसे पहले आप टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन तो दें, सबसे पहले ये तो बताएं कि भाई यहां पर इसका जो है नॉलेज होना चाहिए। राइटिंग स्किल कैसे इंप्रूव होगी? जब आपका नॉलेज यहां पर जो है वो पॉलिश्ड होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, आपकी एनालिटिकल एबिलिटी जो है यहां पर काम कर रही होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी आपके अंदर, आप एक अच्छी ओपिनियन देने के काबिल होंगे, तब भी जाकर आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव होगी। एक बात याद रखें, बाकी ग्रामर को अलग रखें। ग्रामर तो आपकी डेली बेसिस के ऊपर आप जब आपकी एवेल्युएशन होगी तो आपकी मिस्टेक्स जो है यहां पर निकलती जाएंगी और ये चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। तो इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नॉलेज। अरे यार, नॉलेज होगा तो कुछ सही ना गलत लिखेंगे ना, चाहे उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका वीक ही क्यों ना हो, लेकिन नॉलेज है तो लिख रहे हैं ना। जब नॉलेज ही नहीं होगा तो वो आप लिखेंगे क्या? ठीक है, तो जब आप लिखेंगे, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर मिस्टेक्स होंगी तो वो आपकी एवेल्युएशन डेली बेसिस के ऊपर होती रहेगी, तो चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप आपने इस चीज को भी अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि हम एक लिटरेरी या फिलोसफिकल स्टेटमेंट जो है लाजमी डिस्कस करते हैं। ये जो हमारे सीएसएस और पीएमएस के ऐसे के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहती है। देखिए, आज की जो हमारे पास स्टेटमेंट है ना, ये बेसिकली पाउलो की है, और ये आपको पता है कि द अल्केमिस्ट के जो है ये राइटर भी है, नॉवेलिस्ट भी है। इन्होंने बेसिकली क्या कहा है कि यहां पर टू एंजॉय द रेनबो फर्स्ट एंजॉय द रेन। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले अगर तुम खुशियां एंजॉय करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहां पर मुश्किलात से गुजरना पड़ेगा। रेन का यहां पर मीनिंग लिया जा रहा है, बेसिकली डिफिकल्टीज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? यहां पर डिफिकल्टीज की बात की जा रही है, ठीक है। और रेनबो की यहां पर बात किसकी की जा रही है? यहां पर खुशियों की बात की जा रही है, ठीक है। देखिए, जिंदगी के आपने जो है यहां पर अपना कह ले ऑब्जेक्टिव्स बनाए होंगे,
आपका एम ऑफ लाइफ होगा कि ये मैंने चीज करनी है। हम बात कर लेते हैं यहां पर एस्पिरेंट्स की जो सिविल सर्विस एग्जाम्स को क्रैक करना चाहते हैं। देखिए मैं पहले भी अपने हर लेक्चर के अंदर एक चीज बताता रहता हूं कि देखिए आपको बेसिक डिफिकल्टीज का, बेसिक इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, और वो सिर्फ आप ही नहीं है, वो हर एस्पिरेंट, दुनिया का जहां कहीं पर भी एस्पिरेंट है, उनको इन बेसिक इश्यूज का सामना करना पड़ता है। और ये एक आपका प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, इन डिफिकल्टीज से आपको निकलकर अपनी खुशियों तक पहुंचना होगा। ठीक है, तो एक चीज यहां पर क्लियर है कि जितनी देर तक आप डिफिकल्टीज का सामना नहीं कर पाएंगे, उतनी देर तक आप अपनी खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। लेकिन यह चीज हमने एक प्रीवियस स्टेटमेंट के अंदर भी डिस्कस की थी कि आप डेली बेसिस के ऊपर छोटी छोटी जो है यहां पर चीजों के अंदर भी अपनी खुशियां ढूंढ सकते हैं। और वो किस तरह ढूंढ सकते हैं? अगर आप एस्पिरेंट हैं तो अगर आपकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो रही है तो आपको खुश होना चाहिए कि एटलीस्ट मैं जो है यहाँ पर कुछ ना कुछ इंप्रूव कर रहा हूँ। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप उसके ऊपर भी आप थोड़ा सा अपना वो खुद को सेटिस्फैक्शन दे सकते हैं कि एटलीस्ट जो है यहाँ पर मेरे जो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मेरा नॉलेज पॉलिश हो रहा है, मेरे क्रिटिकल थिंकर और एनालिटिकल एबिलिटी जो है यहाँ पर इनहेंस हो रही है। तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को जो है वो कह लेकर सहारा देने के लिए जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अगर देखा जाए हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ रहने वाली है, देखिए जितनी देर तक आप मुश्किलात का सामना नहीं करेंगे उतनी देर तक आप खुशियों को हासिल नहीं कर सकते। अब यहाँ पर देखें, एग्जाम्पल लेते हैं, रिलीजियस एग्जाम्पल ले लें, रिलीजियस पर्सनैलिटीज उठाकर देखें, फिलोसफर्स उठाकर देखें, साइंटिस्ट उठाकर देखें, बड़ी बड़ी डिस्कवरीज आप देखने को मिल रही होंगी। क्या उन्होंने डिफिकल्टीज का सामना नहीं किया? डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, देन ही जाकर आपको खुशियां नसीब होती हैं। तो एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको डीमोटिवेट नहीं होना, बल्कि काम करना है और ये बेसिक इश्यूज का सामना करना पड़ेगा, देन ही आप सिविल सर्विस एग्जाम्स को यहां पर क्रैक कर पाएंगे। तो आई होप आपने इसको यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट लेक्चर की तरफ। लेकिन आपको पता है कि हमारे पास सबसे पहले टॉपिक्स रहते हैं, इनका हम ओवरव्यू लेते हैं और देन जो है इनके ऊपर हम डिटेल्ड डिस्कशन भी करते हैं, इनके ऊपर डिबेट भी करते हैं और इनके ऊपर हमारा एनालिसिस भी रहता है जो हमारा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है। ठीक है, सबसे पहले जो हमारे पास टॉपिक रहेगा मलिया लोधी साहिबा का। आपको पता है कि आज मंडे है और मलिया लोधी साहिबा का जो टॉपिक हमें आज देखने को मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशंस को लेकर है। यहां पर बात की जा रही है इंडस वाटर ट्रीटी की। देखिए इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर हमने पहले भी अपने लेक्चर के अंदर बहुत सारी चीजें डिस्कस की हुई हैं, लेकिन यहां पर बात करेंगे 2019 से लेकर जो यहां पर मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी रही है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो क्या है, उसके 3 पॉइंट्स को यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर पूरा एनालिसिस करने वाले हैं कि एक तरफ तो यहां पर कहा जा रहा है इंडिया की तरफ से कि पाकिस्तान के साथ जो है वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने चाहिए, इनके साथ जो है बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है ये कहा जाता है, ब्लेम लगाया जाता है कि ये पाकिस्तान के साथ जो है वो अपने रिलेशन बिल्ड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर पॉलिटिकल एजेंडा भी इसको बनाया जाता है, एक नैरेटिव भी आपको बिल्ड होता हुआ नजर आएगा इंडिया के अंदर। वोट बैंक भी आप कह सकते हैं यहां पर, या पॉलिटिकल विल भी आप कह सकते हैं यहां पर। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मोदी गवर्नमेंट की जो यहां पर पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसको अंडरस्टैंड करना यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये टॉपिक क्या रहेगा हमारे पास मलिया लोधी साहिबा का, आ ईयर ऑन स्टॉलमेट परसिस्ट। अब देखा जाए तो अब ईयर हो चुके हैं, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में जो रिलेशंस है वो स्टैग्नेशन का शिकार है, जमूद का शिकार है, एक जगह पर रुक चुके हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो हाइड्रोपॉलिटिक्स एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोरिजन। अब यहां पर हाइड्रोपॉलिटिक्स, आपको पता है कि यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी को एज ए वेपन यूज किया जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा देखा जाए तो वाटर वेपनाइजेशन एंड द इंडस वाटर ट्रीटी क्राइसिस। ठीक है, ये तमाम एनालिसिस रहेगा इसके अंदर, लेकिन हमारा जो मेन इसके अंदर जो फोकस एरिया वो क्या रहेगा, यहां पर मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान, वो जो हमारे जो वो चीज हमारे पास रहेगी, और उसके अंदर हमारे पास केस स्टडी रहेगा यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये समझ लें कि ये हमारे पास एक केस स्टडी है, एक एग्जाम्पल हमने देनी है। मेन जो चीज जो मैंने आपको बताई है वो ये। ठीक है, सेकंड टॉपिक रहेगा हमारे पास द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, द लीडरशिप डेफिसिट। अब पाकिस्तान के अंदर इशू पता है क्या है, इकोनॉमिक क्राइसिस वाला जो इशू है, या इकोनॉमिक जो या मुआशी बहरान है, या इकोनॉमिक हमें बहरान जो देखने को मिल रहा है, ये सिर्फ आईएमएफ के जो हम प्रोग्राम लेने की वजह से नहीं है। अगर देखा जाए तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देखें आईएमएफ का जो हमें यहाँ पर बेल आउट प्रोग्राम मिलता है, तो एटलीस्ट जो है कह लें ऑन द स्पॉट हमें जो है यहाँ पर कह लें इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन जो है वो देखने को मिल सकती है। फॉरेन एड्स है,
ठीक है। उसके अलावा या फंड्स की बात की जाए या लॉन्स की बात की जाए तो एटलीस्ट इतना तो हो जाता है कि जो है वो कह लें कि इकोनॉमी हमारी स्टेबलाइजेशन की तरफ चले जाती है। लेकिन असल इशू पता है क्या रहा, एक तो आ रहा है कि लीडरशिप डेफिसिट, दूसरा आ रहा है यहाँ पर डिक्लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। दो चीजें, सबसे बड़े दो मेजर इश्यूज क्या हैं, एक तो आपका लीडरशिप की डेफिसिट है, ठीक है, उसकी कमी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा अगर देखा जाए तो यहां पर इंस्टीट्यूशंस का डिक्लाइन जो हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर डिस्कशन रहेगी। द क्राइसिस ऑफ लीडरशिप, ये भी हमारे पास एक ओपिनियन है, टॉपिक है, इसके ऊपर भी एनालिसिस रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप डेफिसिट, डिससेक्टिंग इंस्टीट्यूशन रॉट, उसके बाद पाकिस्तान इकोनॉमिक मियोपिया। अब यहां पर जो तंग नजरी हमें यहां पर देखने को मिलती है, जो सोच है हमें, शॉर्ट साइटेडनेस जो हमें सोच देखने को मिलती है, ठीक है। यहां पर जो कह ले के शॉर्टकट जो यहां पर जो वो कह ले के कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए जाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, आप कह सकते हैं। तो इसके अंदर जो डिबेट रहेगी, इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर एक तो लीडरशिप की कमी है, दूसरा अगर देखा जाए तो इंस्टीट्यूशंस डिक्लाइन हो रहे हैं, इसके ऊपर एनालिसिस रहने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड हमारे पास रहेगा एनवायरमेंटल डिजास्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इमरजेंसी ओशनिक क्लीन अप प्रोटोकॉल्स, लेवरेजिंग ग्लोबल अलायंसेस फॉर सॉवरेन एनवायरमेंटल डिफेंस। देखिए बात यहां पर की जा रही है कि ईरान और यूएसए के दरमियान में जो वॉर हुई, उसकी वजह से जो कमर्शियल टैंकर्स को यहां पर निशाना बनाया गया, उसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है वो पाकिस्तान के यहां पर जो कॉस्ट है गवादर पोर्ट से 20 किलोमीटर तक जो यहां पर पहुंच चुका है। यहां पर एग्जांपल दी गई है एक कछुए की, टर्टल की, जो यहां पर जो है वो क्रूड ऑयल के अंदर लथपथ हुआ पड़ा हुआ मिला। यहां पर आप इस चीज का अंदाजा लगाएं कि इसकी वजह से आपका इकोलॉजिकल डैमेज हमें देखने को मिल रहा है समंदर के अंदर, और इसका जो है इकोनॉमिक, और अगर देखा जाए इकोनॉमिकली अगर देखा जाए तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, इसको भी यहां पर अंडरस्टैंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये अभी आप यहां पर रिसर्च करके देखें, आपको अभी पता चलेगा कि ये कितना बड़ा इशू बनता जा रहा है। क्रूड ऑयल की वजह से जो पाकिस्तान के कॉस्ट तक पहुंच चुका है, तो इसको यहां पर पाकिस्तान किस तरह डील कर सकता है, ये जो इंटरनेशनल यहां पर बात की जा रही है, तो क्लीन अप जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ किस तरह जो है यहां पर पाकिस्तान कांटेक्ट कर सकता है, किस तरह उनको जो है यहां पर कह ले के अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता है कि भाई ये जो है खत्म करना पड़ेगा, ये यहां से क्लीन करना पड़ेगा, अदरवाइज जो है यहां पर जो इकोलॉजिकल डैमेज देखने को मिलेगा, ठीक है। बायोलॉजिकल डैमेज भी हो सकता है, यहां पर रिप्रोडक्शन है, जो जानवर अंदर रह रहे हैं उनके रिप्रोडक्शन साइकिल है वो यहां पर डैमेज हो सकता है। तो एक चीज ये भी है। तो उसके अलावा फोर्थ नंबर पर है क्लाइमेट चॉइसेस की बात की जा रही है। यहां पर दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें, एक अडॉप्टेशन ओवर मिटिगेशन की बात की जा रही है। अब आपने एक पॉइंट को अंडरस्टैंड करना है कि पाकिस्तान एक तरफ तो सबसे कम यहां पर कंट्रीब्यूटर है ग्रीन गैसेस एमिशंस के अंदर, ऐसे ही है ग्रीन गैसेस एमिशन के अंदर। अब यहां पर क्या हो रहा है कि पाकिस्तान का फोकस किसके ऊपर है, मिटिगेशन के ऊपर है, जबकि पाकिस्तान सबसे ज्यादा डैमेज किसकी वजह से हो रहा है, यहां पर लैक ऑफ अडॉप्टेशन की वजह से। आपका फ्लड देखें, आपका यहां पर साल ब साल आपको क्या कर रहा है, यहां पर तबाह कर रहा है, नेचुरल डिजास्टर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आपके डैम्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है, और पता भी है कि ईस्ट की तरफ से यहां पर वाटर को एज ए वेपन यूज किया जा रहा है, टूल यूज किया जा रहा है। हम क्या कर रहे हैं, यहां पर मिटिगेशन के ऊपर लगे हुए हैं, जबकि हमें काम करना चाहिए अडॉप्टेशन के ऊपर, जो साला साल हमें नुकसान हो रहा है। भाई देखिए, अगर हम 10% पर स्टैंड कर रहे होते या 20% पे अगर स्टैंड कर रहे होते, तो देन आप यहां पर कहते हैं कि सर अब जो है हमें मिटिगेशन के ऊपर काम करना चाहिए, क्लीन एनर्जी के ऊपर काम करना चाहिए। और भाई हम तो पहले ही 1% से नीचे हैं, तो हमें तो अडॉप्टेशन के ऊपर काम करना चाहिए। हर साल जो है नेचुरल डिजास्टर से इतना जो नुकसान होता है, उससे हमें यहां पर डैम्स बनाने की जरूरत है। और डैम्स के ऊपर मेरा प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिटेल डिस्कशन की हुई है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि अडॉप्टेशन ओवर मिटिगेशन, हमारा काम चेक करें यार, मिटिगेशन के ऊपर लगे हुए हैं जबकि हमें अडॉप्टेशन के ऊपर काम करना चाहिए। एनर्जी क्राइसिस हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिल रहा है, नेचुरल डिजास्टर हमें तबाह कर रहा है यहां पर, और हम क्या कर रहे हैं, मिटिगेशन के ऊपर लगे हुए हैं, जो हम 1% से भी नीचे जा रहे हैं, कंट्रीब्यूशन जो हमारा वो भी कम है, और ये चीज हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शिफ्टिंग पाकिस्तान क्लाइमेट फोकस फ्रॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स टू कम्युनिटी रेजिलियंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट हमारे पास रहेगा यूएसए ईरान रीच डील साइनिंग ऑन 19, हमें यहां पर देखने को मिल रहा है भाई 19 जून को यहां पर साइन किया जा रहा है स्विट्जरलैंड के अंदर। तो अगर देखा जाए द स्विस अकॉर्ड हिस्टोरिक यूएसए ईरान ब्रेक थ्रू एंड परमानेंट सीज फायर मैंडेट,
यहां पर बात की जा रही है कि भाई सीज फायर हो चुकी है, अब इसको फॉर्मल वे में लाने के लिए जो स्विट्जरलैंड के अंदर 19 जून को यहां पर साइन किया जाएगा एग्रीमेंट। अब यहां पर एक चीज इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने वाली कि इसके अंदर मेन एजेंडास क्या हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अंदर क्या क्या चीजें हमें दे, अब ये एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको कहा जा रहा है और ये चीज हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट डेवलपमेंट आ रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे और फाइनल जब इसका एग्रीमेंट हो जाएगा तो हम पूरा एक जो है यहां पर इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, पूरी डिबेट करेंगे, आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं आपके क्लियर करवाऊंगा, ठीक है। और लास्ट में आपको पता है हमारे पास वोकैब रहती है और वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जितने भी डॉन न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको हम यहां पर डिस्कस करते हैं, तो इससे आप अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर कर सकते हैं वोकैब की। तो आई होप आपने इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड किया होगा। और अब हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। देखिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यहां पर जो मोदी गवर्नमेंट की पॉलिसी टुवर्ड्स पाकिस्तान, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब यहां पर केस स्टडी हमारे पास क्या रहेगा, एक तो हाइड्रोपॉलिटिक्स एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोरिजन, जो दबाव डाला जा रहा है, जो एज ए टूल यूज किया जा रहा है ईस्ट की तरफ से। ईस्ट किसकी तरफ बात कर रहा हूं मैं, इंडिया की तरफ से। अब उसके अलावा अगर देखा जाए यहां पर आप अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली वाटर वेपनाइजेशन एंड इंडस वाटर ट्रीटी क्राइसिस, द डीप फ्रीज एंड बायलैटरल डिप्लोमेसी। तो अब आप यहां पर ओवरव्यू लेंगे, बेसिकली इसके ऊपर ऑलरेडी हमारी बहुत डिस्कशन हो चुकी है। टॉर्चर्ड रिलेशन की बात की जाए, द फेल्ड डायलॉग ट्रायल की बात की जाए, उसके बाद यहां पर अब्सेंस ऑफ बैक चैनल जो डिप्लोमेसी की जो बात करता है वो भी नहीं है। सबसे पहले अगर देखा जाए हमारे पास यहां पर टॉर्चर्ड रिलेशंस की बात की जाए, ईयर आफ्टर इंटेंस में। अब यहां पर आपको पता है कि 2025 का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ पहलगाम अटैक की वजह से 22 अप्रैल को, उसकी वजह से यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में क्या हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वॉर हुई, जिसकी वजह से इनके जो बायलैटरल रिलेशंस है वो स्टैग्नेशन का शिकार हुए, जमूद का शिकार हुए, दोनों के दरमियान में रिलेशंस यहां पर रुक चुके हैं, ठीक है। ये एक केस स्टडी रहेगा, ये चीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा भी अगर देखा जाए यहां पर अब टॉक्सिक वर्बल क्लैशेस ऊपर है, कश्मीर एट द यूएनओ ऑलरेडी चल रहा है। दूसरा अगर देखा जाए तो ट्रांसबोर्डरी वाटर डिस्प्यूट, ये भी हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि फेल्ड डायलॉग की बात की जा रही है, यहां पर ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी में देखने को मिली, उसका नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे पास यहां पर ऑल ट्रैक 2 एंगेजमेंट। यहां पर जो है वो कह कि दोनों ऑफिशियल्स के दरमियान में मीटिंग हुई और इसके बारे में भी हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ट्रैक 1 और ट्रैक 2 को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहां पर जो ऑफिशियल्स हैं, बेसिकली जनरल सेक्रेटरी वगैरह आरएसएस के या रॉक है, वो यहां पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जो है यहां पर पाकिस्तान के साथ डायलॉग्स किए जाए, नेगोशिएशंस किए जाए, मुज़ाकरत करने चाहिए, बायलैटरल रिलेशंस होने चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो है यहां पर इनको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है, दूसरे जो ऑपोजिशन है यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी क्या किया जा रहा है, यहां पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि भाई ये तो जो है पाकिस्तान के साथ अपने रिलेशंस को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा मोदी क्या कह रहा है, मोदी की भी जो पॉलिसी को हम अंडरस्टैंड करने वाले, मेन फोकस एरिया हमारा वही रहेगा, ठीक है। उसके अलावा एब्सेंस ऑफ बैक चैनल डिप्लोमेसी, भाई बैक चैनल कोई भी नहीं, यहां पर उसकी जरूरत भी है, लेकिन दोनों के दरमियान में ट्रैक 2 जो डिप्लोमेसी हमें देखने को मिली, तो उसका भी कोई खातर ख्वाह जो हमें रिजल्ट्स नजर आने चाहिए वो भी देखने को नहीं मिले, ठीक है। वो भी एक ऑफिशियल्स के दरमियान में थी। अब बात की जाए यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, एज द न्यू बैटल ग्राउंड। अब यह चीज हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान अगर देखा जाए यहां पर इंडिया के दरमियान में अब एक ही मुद्दा है, कश्मीर वाला भी है, और अगर देखा जाए तो इंडस वाटर ट्रीटी को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया, यूनिलैटरल एक्शंस किसका, इंडिया का। और यह कब किया गया, यहां पर जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में वॉर हुई, ठीक है। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर होगी, आपको पता है कि इंडस वाटर ट्रीटी कब साइन की गई, 1960 के अंदर। तो ये चीजें भी है, ये ऑलरेडी हम यहां पर डिस्कस कर चुके हैं। पहलगाम इन अप्रैल जो हमें यहां पर 2025, ये भी चीज अभी हमने डिस्कस कर ली। तो पाकिस्तान की तरफ से क्या रद्द अमल था, भाई अगर यहां पर कह लें कि यहां पर दरियाओं का पानी रोका गया तो ये एक्ट ऑफ वॉर होगा, ठीक है, एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिजिकल कंस्ट्रेंट्स एंड न्यू प्रोजेक्ट्स की अगर बात की जाए, अब इंडिया क्या कर रहा है यहां पर कि बार बार जो है चनाब रिवर के ऊपर सलाला प्रोजेक्ट आपके सामने ही है, ठीक है। उसके बाद किशन गंगा प्रोजेक्ट है, उसके बाद यहां पर दलहस्ती प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस तरह के हम प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो चनाब से यहां पर टनल बनाया जा रहा है ब्यास के अंदर, जो है यहां पर पानी को जो है वो शिफ्ट करने के लिए। और यह भी कहा जा रहा है, यहां पर सुने जरा, मिनिस्टर ऑफ वाटर CR पाटिल वो क्या कह रहे हैं, भाई एक कतरा भी जो वो पाकिस्तान को नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो यहां पर क्या होगा, एक्ट ऑफ वॉर पाकिस्तान की तरफ से क्लियर कर दिया गया, ठीक है। तो यह चीज हमें यहां पर देखने को मिल रही है।
अब ये तो है यहां पर किसकी, मोदी गवर्नमेंट की बेसिकली पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है। अब डिसमेंटल लीगल रिकोर्स की अगर बात की जाए, देखें यहां पर जो आपको पता है कि यहां पर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन एट हैग, तो यहां पर अगर देखा जाए तो इसको भी जो है यहां पर इंडिया फॉलो नहीं कर रहा, इसकी भी बात यहां पर नहीं मानता हुआ नजर आ रहा। एक चीज तो यह भी है। दूसरा अगर यहां पर देखा जाए तो बोथ नेशंस विद नो लीगल फॉरम टू सेटल रिसोर्स ग्रीवेंसेस। उसके अलावा देखा जाए क्योंकि यहां पर वो मान ही रहा, तो बात जब वो इंडिया यहां पर परमानेंट कोर्ट की बात नहीं मारा आर्बिट्रेशन की, तो फिर कहां पर कौन सा फॉरम होगा, ठीक है, यूएनओ का फॉरम होगा, तो वहां पर पाकिस्तान ऑलरेडी जो अपनी वॉइस को रेज कर रहा है। द डेंजरस शिफ्ट इन मिलिट्री एंड न्यूक्लियर डेटा, ऊपर से हो क्या रहा है कि 2025 के फौरन बाद जो है यहां पर इंडिया ने क्या किया, अपनी डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है यहां पर इन्वेस्टमेंट करना शुरू की। बजट यहां पर जो है $85 बिलियन से बनाकर $100 बिलियन का कर दिया गया, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने ड्रोन के ऊपर यहां पर जो है डिस्कशन की थी। 100+ फर्म्स है जो यहां पर इंडिया के अंदर ड्रोन्स डोमेस्टिकली बनाएंगी। 600 की भी हमने यहां पर बात की जो कंपनीज है यहां पर बनाती हुई नजर आएंगी इंडिया के अंदर, ठीक है। अब यहां पर आप देखें कि ड्रोन्स को भी यहां पर किया जा रहा है, राफेल को लिया जा रहा है, भाई डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे बड़ा खतरा किसको भाई, चाइना का बोलो पाकिस्तान से भाई, ठीक है। इस चीज को भी यहां पर अंडरस्टैंड करते हो। डिफेंस सिस्टम को यहां पर स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। अग्रेसिव पर अगर देखा जाए तो री आर्मामेंट की अगर बात की जाए तो इंडिया बूस्टेड इट्स डिफेंस बजट टू द रेकॉर्ड $85 बिलियन ऑर्डरिंग ऑन द ओवर। अगर देखा जाए 100 यहां पर जो फ्रेंच राफेल फाइटर जेट्स, ठीक है। तो उसके अलावा मैसिव फ्लीट्स ऑफ द आर्मर्ड ड्रोन्स है। उसके बाद है एडिशनल यहां पर जो सिस्टम है 400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उसको भी लेने की बात की गई यहां पर, ठीक है। उसके अलावा न्यूक्लियर अलर्ट स्टेटस एस्केलेशन अगर देखा जाए तो यहां पर जो 2000 सिप्री के यहां पर हमें हैंडबुक देखने को मिलती है कि इंडिया हैज बिगन मेटिंग जो है यहां पर न्यूक्लियर वॉर हेड्स टू ऑपरेशनल यहां पर मिसाइल्स ड्यूरिंग पीस टाइम, ठीक है। दिस शैटर दिस द लॉन्ग स्टैंडिंग स्टेबलाइजेशन डॉक्ट्रिन ऑफ रिसेस्ड डेटरेंस, ठीक है, वेयर both nations kept warheads and delivery launchers safely separated। अब यहां पर इस चीज का अंदाजा लगाएं आप, तो क्या हो सकता है, यहां पर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, उधर भी डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है, एक दूसरे के डेटरेंस के लिए, ठीक है, उसको भी पता हो मेरे पास इतना है, उसके बाद उसको भी पता हो मेरे पास इतना है। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा जो अभी एज ए टूल यूज किया जा रहा है वो है इंडस वाटर ट्रीटी को। यहां पर कश्मीर वाला मुद्दा तो ऑलरेडी जो है वो चल ही रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए 3 कॉलम्स है, यहां पर बात करेंगे, पूरा जो निचोड़ है यहां पर आएगा, जो अभी हमने केस स्टडी डिस्कस किया, जो एग्जांपल ली यहां पर, ठीक है। डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, या यहां पर जैसे कि इंडस वाटर ट्रीटी को यूनिलैटरल एक्शन के जरिए सस्पेंड किया गया। तो अब यहां पर अंडरस्टैंड ये करना है कि बेसिकली जो 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले जो यहां पर बात की जा रही है ना कि अनएक्सेप्टेबल टर्म्स की बात की जा रही है, पाकिस्तान के लिए ये अनएक्सेप्टेबल है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो यहां पर बात की जा रही है कि कश्मीर वाला जो वो मुद्दा जो है वो अलग इसको रखा रह जाएगा, इसको डायलॉग्स के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब ये 2019 के अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो यहाँ पर पॉलिसी हमें देखने को मिल रही है, किसकी, यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, कश्मीर डिस्प्यूट इज परमानेंटली ऑफ निगोशिएटिंग टेबल के ऊपर कश्मीर का मुद्दा नहीं आएगा। दूसरा, एंटायर रिलेशनशिप जो है यहाँ पर स्ट्रिक्टली किसके अराउंड रहेगा, दहशतगर्दी के अराउंड रहेगा, इसके महवर में रहेगा, ठीक है। उसके बाद रीओपनिंग डिप्लोमेटिक चैनल, तो यहां पर पाकिस्तान को कहा जा रहा है कि भाई आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, आपको राहत दी जा रही है, यहां पर सफारतकारी के अंदर आपको कंडीशंस के ऊपर आप जो है इंडिया के साथ सफारतकारी कर सकते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ा सकते हैं। ये यहां पर थर्ड हमें पास देगा। रीओपनिंग डिप्लोमेटिक चैनल ट्रीटेड एज ए मेजर कंसेशंस पाकिस्तान मस्ट अर्न, तो कंसेशन की यहां पर बात की जा रही है। तो ये 3 चीजें यहां पर मोदी गवर्नमेंट की तरफ से हमें देखने को मिल रही हैं जो पाकिस्तान की तरफ से अडॉप्ट की गई, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए वाइटल नीड फॉर बैक चैनल है, तो 25 ईयर्स हो चुके हैं, तो आप देखा जाए तो पाकिस्तान और यहां पर इंडिया के दरमियान में जो अगर इनके दरमियान डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बढ़ाना या बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाना, तो बैक चैनल डिप्लोमेसी की यहां पर जरूरत पड़ेगी, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो दोनों को जो है देखें, जिस तरह यहां पर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, तो दोनों यहां पर कंट्री बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, दोनों का इतना लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, ठीक है। एक चीज तो ये भी, तो इनको बेस्ट सोल्यूशन यही है कि एक पेज के ऊपर आना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं लीडर डेफिसिट डिसेक्टिंग इंस्टीट्यूशनल रॉट। अब आपको पता है कि यहां पर बात क्या की जा रही है कि भाई आईएमएफ को बार बार ब्लेम किया जाता है कि हम आईएमएफ के जो है वो कह लेके विशेष जो है साइकिल के अंदर जो है वो ट्रैप हो चुके हैं। लेकिन अगर इंटरनली देखा जाए
तो यहां पर एक तो लीडरशिप डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा, दूसरा यहां पर डिक्लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ये दोनों चीजों की वजह से हमारे सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी जो आनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, जो डेवलपमेंट आनी चाहिए, जो प्रोग्रेस होनी चाहिए, वो यहां पर नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इसलिए यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, द लीडरशिप डेफिसिट डिसेक्टिंग इंस्टीट्यूशन रॉट एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक मियोपिया की बात करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रू नेचर को अंडरस्टैंड करना है, ट्रू नेचर ऑफ द क्राइसिस बियॉन्ड द टेक्निकल इकोनॉमिक्स। जो टेक्निकल पॉलिसीज बनानी चाहिए वो यहां पर आपको देखने को नहीं मिलती, बल्कि पर हो क्या रहा है कि यहां पर ब्लेम किया जा रहा है, यहां पर किसको, बेसिकली यहां पर आईएमएफ को। ठीक है, द स्ट्रक्चरल सिम्टम्स की बात की जाए तो वाइल पब्लिक डिबेट सेंटर्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द आईएमएफ प्रोग्राम रनिंग थ्रू द लेट 2027। अब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो 2027 के अंदर, 2027 के अंदर जो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो यहाँ पर एंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर हमें डिबेट भी होते हुए नजर आ रही है। ठीक है, तो ब्लेमिंग यहाँ पर आईएमएफ है फॉर स्लगिश ग्रोथ है, पॉवर्टी है, भाई जो इन्फ्लेशन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पर ग्रोथ नहीं हो पा रही यहाँ पर, तो ये सारे ब्लेम किसको दिया जा रहा है, यहाँ पर आईएमएफ को दिया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा अगर देखा जाए यहाँ पर डीप सीटेड यहाँ पर जो इसके सिम्टम है, जो हमें इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो यहां पर देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक दबाव जो देखने को मिल रहा है, बहरान जो देखने को मिल रहा है, वो बेसिकली लीडरशिप एंड इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस की वजह से देखने को मिल रहा है। और इसके ऊपर आईएमएफ ने यहां पर अपनी वो गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी यहां पर दी थी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर, पाकिस्तान के अंदर कितनी करप्शन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, एक चीज है, उसको भी खत्म करना पड़ेगा। उसके बाद शॉर्ट टर्म मियोपिया, यहां पर जो शॉर्ट टर्म हमें एक सोच देखने को मिलती है ना कि शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दिया गया, शॉर्ट टर्म यहाँ पर सब्सिडीज दे दी गई, शॉर्ट टर्म यहाँ पर एग्जाम्पशन दे दी गई। तो ये इस तरह होता है कि यहाँ पर एकदम से लोन मिला तो शॉर्ट टर्म रिलीफ दे दिया गया, सब्सिडी दे दी गई, एग्जाम्पशन दे दी गई। तो ये भी एक कह लें कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान है। ये भी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस हमें देखने को मिल सकता है, या इकोनॉमिक बहरान आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर मिस अलाइनमेंट ऑफ इकोनॉमिक लीडरशिप एंड कैपिटल बैंकिंग सेक्टर। अब बैंकिंग तो यहां पर अपना फायदा उठा ही रहे हैं, वो पैसा कमा रहे हैं, वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर भी अपना लॉस फेस नहीं कर रहे, बल्कि यहां पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। आप इस चीज का अंदाजा लगाएं। अब देखें, आपका अगर देखा जाए यहां पर इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनकॉन्ग्रुएंस अपॉइंटमेंट्स की बात की जा रही है, गैर मुनासिब जो अपॉइंटमेंट्स है। अब कौन सी हैं? सबसे पहले देखें कि यहां पर जो फाइनेंशियल मिनिस्टर से लेकर जितनी भी आपको तकर्रियां या अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी, सबसे पहले देखा जाए तो वो आपके कॉर्पोरेट जो बैंकर्स होंगे, उसके बाद इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के आए होंगे, वो सारे जो है यहां पर क्या करते हैं, उनको अपॉइंट किया जाता है। टेक्नोक्रेट्स हैं आपके सारे, तो वो इनको क्या किया जाता है, यहां पर बैंकों के अंदर लगाया जाता है। हु लैक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड एम्पैथी फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उनके मसाइल को वो नहीं जानते, और वो किसके वेल के अकॉर्डिंग काम करते हैं, पॉलिटिक्स के वेल के, पॉलिटिकल वेल आप कह सकते हैं यहां पर। ठीक है, और वो उनको ही फॉलो करते हैं, उनको ही वही सजेशन देते हैं जो यहां पर जो वो कह ले कि लीडरशिप सुनना चाहती है उनके मुंह से। तो ये चीज बेसिकली यहां पर कही जा रही है। अब यहां पर हम किसी एक को यहां पर जो वो कह ले के क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम पूरी हिस्ट्री उठाकर देखें तो हम भी कहीं ना कहीं पर कसूरवार हैं। हम अपनी बात भी करते हैं कि हम भी इसमें के अंदर रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज भी है। उसके बाद रेंट सीखेंगे, आपके सामने है सिस्टम, फाइनेंशियल सिस्टम है, यहाँ पर लोन्स आपको दिए जा रहे हैं, फंड्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आज 45% जो है आपकी यहाँ पर जो आवाम है वो यहाँ पर गुर्बत की लकीर से भी नीचे रह रही है। तो ये चीज़ भी हमें देखने को मिल सकती है। उसके बाद सीनियर बैंकिंग है, यहाँ पर जो बैंकिंग के यहाँ पर एग्जेक्टिव है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर है, उनको बड़ी बड़ी मराहत दी जा रही हैं, सैलरीज दी जा रही हैं, जबकि लोअर तबका है वो बेचारे को कुछ भी नहीं दिया जा रहा, बहुत कम जो है सैलरीज दी जा रही है, और वो भी कट कर दी जाती है यहाँ पर टैक्स कलेक्शन के दौरान। ठीक है, एक चीज तो ये भी है। अब यहाँ पर कुछ जो है प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट टू जीडीपी की बात की जा रही है कि जो यहाँ पर कर्जा दिया जाना था उसका यहाँ पर जो है रेशो में कम देखने को मिल रही है, परसेंटेज सॉरी। तो यहाँ पर परसेंटेज पहले 27% थी जो यहाँ पर 2008 के अंदर जो है यहाँ पर जो कर्जे दिए जाते थे, लेकिन अब वो कितने रह गए, यहाँ पर 2025 के अंदर 8.7% रह चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस की बात की जाए तो उनको जो फाइनेंस किया जाता है या उनकी जो हेल्प की जाती थी वो 17% से गिरकर जो है 6% पर आ चुकी है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्ट्स की बात करें तो आज आपकी 10% हमें एक्सपोर्ट जीडीपी का देखने को मिल रहा है, और ये अगर 2 डेकेड में देखा जाए तो 17% से गिरकर कितना हो चुका है, यहाँ पर 10% हो चुका है। तो आप देखें कि इंस्टीट्यूशंस का किस तरह डिक्लाइन हो रहा है।
ये इंस्टीट्यूशंस की वजह से ही। और उसके अलावा देखा जाए तो सारे कौन बैठे हुए, आपके अपॉइंटमेंट्स किसकी हो रही है, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कहाँ पर आपकी मेरिटोक्रेसी कहाँ पर है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ है। अब अगर देखा जाए सिस्टमिक इंस्टीट्यूशनल रॉट की बात की जाए, अक्रॉस द स्टेट ऑर्गन्स की अगर बात की जाए, जिस तरह रियासती निज़ाम के अंदर हमें हमागिर जवाल देखने को मिल रहा है, सबसे पहले आप ये देखें कि पॉलिटिकल सेल्फ प्रिजर्वेशन होती है। होता क्या है कि यहाँ पर अपनी पावर को कंसोलिडेट किया जाता है, यहाँ पर अपनी सियासत को बचाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो तकर्रियाँ होती हैं लंबे अरसे तक होती हैं, वो यहाँ पर किसके अपॉइंटमेंट्स हैं, तो वो भी उसके पीछे क्या होगी, यहाँ पर पॉलिटिकल विल होगी। जैसे हमने पहले भी बात की कि यहाँ पर आप निपोटिज्म कह सकते हैं, फेवरेटिज्म कह सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अवार्ड भी उनको दिया जाएगा जो यहाँ पर जो कह लेके सियासत को जो है वो कह लेके यहाँ पर सपोर्ट करता है, ठीक है। अब उसके अलावा देखा जाए रिड्यूसिंग पार्लियामेंटरी टू रबर स्टैंप। अब आपको पता है कि पार्लियामेंट आपकी क्या रही है, एज ए रबर स्टैंप को बोला जा रहा है कि सिर्फ यहाँ पर स्टैंप लगाने या मोहर की हद तक की रह चुकी। तो बाकी जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए वो यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है ना, डिबेट नहीं हो पा रही किसी भी चीज़ के ऊपर है या किसी इशू के ऊपर है। अब हम ये किसी एक गवर्नमेंट को यहाँ पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, या हम ओवरऑल हिस्ट्री की बात कर रहे हैं कि पार्लियामेंट हमेशा से जो हमें यहाँ पर रबर स्टैंप ही देखने को मिली है कि उसको जो है मोहर की हद तक की रखा गया, ठीक है। पॉलिटिसाइजेशन अगर देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी, तो ब्यूरोक्रेसी क्या जो अपॉइंटमेंट्स है या उनकी जो हो रही है तकर्रियाँ, वो किस बेस के ऊपर हो रही है, खुशामदी के ऊपर बेस के। साइकोफेंसी जितनी देर नहीं होगी यहाँ पर खुशामदी की बेस के ऊपर उनकी तकर्रियाँ या अवार्ड दिया जाता है, तो उनको भी सिस्टम के अंदर मिलना पड़ता है। फिर करप्शन यहाँ पर बढ़ती जा रही, फिर आप कहाँ पर देखेंगे मेरिट आप, ठीक है। तो ये हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं, ये चीज़ भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डेसिमेशन ऑफ द जुडिशरी, तो जुडिशरी की जो कमजोरी है वो क्या है, 26th अमेंडमेंट पास कर ली गई, 27th अमेंडमेंट आपके सामने है। यहाँ पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को बनाया गया, पार्लियामेंटरी सुपरमेसी भी हमें देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पर जजेस की तकर्री वगैरह वो भी आपको यहाँ पर किसकी विल देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल विल, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर 2 मिलियन केसेस यहाँ पर पेंडिंग में पड़े हुए, 1100 यहाँ पर जो है वो वैकेंट हमें यहाँ पर जुडिशियल चेयर देखने को मिलती है, 1100 तो आप यहाँ पर देखें कि आपके इंस्टीट्यूशंस का किस तरह डिक्लाइन है, जो जवाल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। और हम बात करते हैं यहाँ पर सिर्फ जो है वो IMF को ब्लेम करने के, एटलीस्ट यार वो हमें IMF इतना तो कर देता है कि हमें बहरान के अंदर से तो निकाल देता है ना, ये चीज़ भी तो है ना, ठीक है। तो ये आप पॉइंट लास्ट भी जो है वो नोट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इरोजन ऑफ इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी की अगर बात की जाए तो अब आप देख लें कि जितने भी आपके बोर्ड हैं, एजेंसीज हैं, रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, वहां पर जो तकर्रियां हो रही है वो किसकी बेस के ऊपर हो रही है, मेरिट के बेस पर नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर हो रही है आपके ताल्लुकात की बेस के ऊपर होंगी वहां पर तकर्रियां, ठीक है, अपॉइंटमेंट्स होंगी उनकी। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। उसके बाद है अनलॉकिंग, जो है यहाँ पर पोटेंशियल थ्रू डोमेस्टिक लीडरशिप है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है इसके अंदर, अनलॉकिंग पोटेंशियल थ्रू डोमेस्टिक लीडरशिप। तो डोमेस्टिक लीडरशिप के जरिए ही जो हम अपनी पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हैं, इसको जो है वो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। एल्यूजन ऑफ एक्सटर्नल बेल्स है, यहाँ पर जो बार बार IMF के इंटरवेंशन की बात की जाती है, यार एटलीस्ट वो ये तो कर देता है ना कि यहाँ पर जो है आपकी इकोनॉमी को तो थोड़ा सहारा मिल जाता है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी देर तक आपकी डोमेस्टिक लीडरशिप यहाँ पर कॉम्पिटेंट नहीं होगी उतनी देर तक बात आपकी नहीं बनेगी। उसके अलावा आप ग्लोबल ब्लूप्रिंट की अगर बात करें, यहाँ पर चाइना की एग्जांपल लेते हैं, सिंगापुर की ले लें, साउथ कोरिया, मलेशिया की ले लें, इन्होंने क्या किया रिफॉर्म, सबसे पहले इन्होंने इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन को यहाँ पर ठीक किया। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, मेरिटोक्रेसी, इसके ऊपर आप सिंगापुर उठाकर देख लें, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए हैवी इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी, लेकिन अगर देखा जाए इन केस ऑफ पाकिस्तान तो हमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें लैक होती हुई नजर आ रही। देखें यहाँ पर लीडरशिप का कॉम्पिटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट या कह लें कि यहाँ पर एम्पावरमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बेल आउट प्रोग्राम जो मिल रहा है IMF का, ये भी इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी इकोनॉमी को जो है यहाँ पर सहारा दे सकें। अगर लीडरशिप सही है तो इस लोन से यहाँ पर फायदा उठाया जा सकता है और उठाना भी चाहिए। तो इस तरह जो प्रॉस्पेरिटी जो है इन पाकिस्तान हम इंश्योर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लाजमी नोट करेंगे। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी ओशनिक क्लीन अप प्रोटोकॉल्स की, ठीक है। बात यहां पर की जा रही है कि जो अभी US और ईरान के दरमियान में जो वॉर हुई और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो कमर्शियल टैंकर्स को यहां पर निशाना बनाया गया, उसकी वजह से क्रूड ऑयल आपका समंदर के अंदर फैलता हुआ नजर आ रहा है और वो यहां पर जो है ग्वादर पोर्ट से जो है 20 किलोमीटर तक जो है पहुंच चुका है।
ठीक है। अब यहाँ पर कछुए की हम टर्टल की जो है यहाँ पर एग्जांपल ली थी, वो भी आपका क्रूड ऑयल के अंदर लथपथ हुआ मिला। तो इससे क्या रहा, एक तो आपका इकोलॉजिकल डैमेज हो रहा है, दूसरा अगर देखा जाए तो बायोलॉजिकल डैमेज भी हो रहा है, ठीक है। तो जियोपॉलिटिकल रूट्स की भी बात करेंगे, इसका एनवायरमेंटल वेक्टर जो हमें यहाँ पर फैलाव देखने को मिल रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इमीडिएट स्केल ऑफ द कोस्ट लाइन डिजास्टर्स की बात की जाए, एक्सटेंसिव कंटामिनेशन, कंटामिनेशन का मतलब होता है आलूदगी फैलना बहुत ज्यादा हद तक, ठीक है। तो यहाँ पर 20 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ ग्वादर्स वेस्ट कोस्ट हैज बीन कोटेड इन अ थिक एंड टॉक्सिक लेयर ऑफ द क्रूड ऑयल। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल आपका जमा हो चुका भाई, तह एक जमी हुई नजर आती है। उसके बाद प्रेजेंटिंग अ सीवियर एंड इमीडिएट थ्रेट टू द लोकल मैरीन एनवायरनमेंट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, इसको बहुत बड़ा एक थ्रेट है। उसके बाद विजिबल इकोलॉजिकल डैमेज है, क्रिटिकल स्टेट ऑफ द हैबिटेट इज हाईलाइटेड बाय रिपोर्ट्स ऑफ द डेड वाइल्ड लाइफ सच एज अ टर्टाइल फाउंड हाफ बरीड इन ऑयल। तो यहाँ पर जो है वो हमें हाफ बरीड यहाँ पर दफन हुआ मिला यहाँ पर, ठीक है। किसकी वजह से? क्रूड ऑयल की वजह से, क्रूड ऑयल भी उसका तो कंटामिनेटेड सैंड्स है। उसके बाद अगर देखा जाए सिग्नलिंग एक्सटेंसिव एंड अनसीन अंडर वाटर डिस्ट्रक्शन, उसके अलावा भी जो हम यहाँ पर तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो यहाँ पर ज़मीन की या पानी के जो तह के अंदर नीचे अगर देखा जाए तो वहाँ पर भी हमें तबाही होते हुए नजर आ रही इसकी वजह से, ठीक है। तो ये आप कह लें कि यहाँ पर कह लें कि ये एक इकोलॉजिकल डैमेज है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका आप बोल सकते हैं कि ईरान और यूएसए की जो वॉर के इम्पैक्ट हैं पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़े हैं। तो अगर देखा जाए तो अब समंदर जो है यहाँ पर कोस्ट लाइन तक अगर देखा जाए तो ये पहुंच चुका है क्रूड ऑयल, और इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। स्पेशली अगर बात की जाए ब्लू इकोनॉमी को बहुत बड़ा एक थ्रेट है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल रूट्स एंड एनवायरमेंटल वेक्टर की बात करें। गल्फ कॉन्फ्लिक्ट है, अभी हमने बात कर ली इसके ऊपर। वेदर ड्राइवन स्टिफ्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न हमें यहाँ पर करंट्स जो आबी लहरें हमें देखने को मिल रही हैं हवाएं चलने की वजह से, ये जो हमें इसका फैलाव हमें देखने को मिल रहा है और ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। एक चीज तो ये भी है। दूसरा अगर देखा जाए इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पर जो थ्रेट टू फिशरमैन लिवलीहुड, जो यहाँ पर माहीगीर हैं जो अपने मछलियां पकड़ कर गुजारा करते हैं, सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट उनके ऊपर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भाई? पूरा क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल से तो वैसे बंदा वैसे ही गया, तो आपका यहाँ पर जो है इकोलॉजिकल जो डैमेज हो रहा है, ठीक है। एक तो ये टॉक्सिक स्लेक सफोकेट मैरीन लाइफ, ठीक है, कंटामिनेट्स लोकल फिश स्टॉक्स। उसके बाद दिस रिस्क डिवास्टेटिंग द रीजनल फिशिंग इंडस्ट्री को तबाह कर सकता है, डिसरप्टिंग लोकल लिवलीहुड, जितने भी मकामी लोग हैं उनकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं, ठीक है। जनरेशनल बायोलॉजी अगर देखा जाए रिस्क, तो यहाँ पर जो है इसका बायोलॉजिकल डैमेज भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अरसे तक रिप्रोडक्शन जो साइकिल है वो भी आपका यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकता है इसकी वजह से, और होगा भी से, ठीक है, एनिमल रिप्रोडक्टिव साइकिल। उसके बाद हम बात करेंगे रिक्वायर्ड इमरजेंसी पॉलिसी। तो यहां पर पाकिस्तान के पास जो है इसके हल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, रेमेडीज की बात करते हैं, पॉलिसी मेजर्स की बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिसी मेजर रहेगा यहाँ पर कंटामिनेटेड एंड लोकल स्पोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाना चाहिए, जहां तक ये पहुंच चुका है वहीं तक इसको रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। उसके अलावा जितने भी लोकल कम्युनिटी है उनकी हेल्प करनी चाहिए, उनकी जो टेक्निकल सपोर्ट भी करनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा अगर देखा जाए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की बात की जाए, तो भाई इंटरनेशनल जो भी यहाँ पर हमें टेक्निकल असिस्टेंस लेनी चाहिए, किससे? बेसिकली इंटरनेशनल स्पेशलाइज्ड फर्म्स एंड ग्लोबल ओशन क्लीन अप ऑर्गेनाइजेशन से जो हेल्प लेनी चाहिए, उनको भी ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए कि पाकिस्तान की जो कॉस्ट लाइन तक जो अगर देखा जाए तो ये क्रूड ऑयल हमें फैलता हुआ नजर आ रहा है, कंटामिनेशन आलूदगी हमें फैलती हुई नजर आ रही है, और इसको यहाँ पर क्लीन करना चाहिए, इसको इसी जगह पर रोकना पड़ेगा, ठीक है। तो पाकिस्तान के पास यही सोल्यूशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आप ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अडॉप्टेशन ओवर मिटिगेशन। बात की जा रही है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि हम यहाँ पर लेस कंट्रीब्यूटर होने के नाते हम क्या कर रहे हैं, फिर भी जो है मिटिगेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर बात कर रहे हैं। हालांकि हमें फोकस करना चाहिए यहाँ पर अडॉप्टेशन के ऊपर, जो हमें नुकसान हो रहा है, जो हमें नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करना पड़ रहा है, हमें यहाँ पर डैम्स बनाने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर सोशल प्रोग्राम्स यहाँ पर स्टार्ट किए जाना चाहिए, ताकि लोगों को यहाँ पर पावर्टी से किस तरह अपलिफ्ट किया जा सकता है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज यहाँ पर प्रॉपर प्रोवाइड की जाने चाहिए। अब इस तरह के अडॉप्टेशन लेने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, क्लीन एनर्जी के ऊपर फोकस कर रहे हैं, मिटिगेशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। भाई सारा ठेका हमने लेकर रखा हुआ है, अब आपका ठेका लेना चाहिए जो 10% वाले हैं, 20% वाले हैं या 30% वाले हैं।
हमें फोकस इसके ऊपर करना चाहिए। किस चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए? अडॉप्टेशन के ऊपर। हमारे लोग सालों से यहां पर मर रहे हैं। अगर देखा जाए विमेन इंपावरमेंट नहीं हो पा रही, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है वो विमेन के ऊपर पड़ता है, उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। आप यहां पर 2022 का उठाकर देखें, कितनी प्रेग्नेंट वुमेन्स को यहां पर इश्यूज का सामना करना पड़ा था। ठीक है, वो ऑलरेडी मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स उसके डिस्कस कर चुका हूं, जस्ट आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि यहां पर हमें अडॉप्टेशन की तरफ आना पड़ेगा रादर देन कि हम मिटिगेशन की तरफ जाएं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर। तो अडॉप्टेशन ओवर मिटिगेशन, शिफ्टिंग पाकिस्तान क्लाइमेट फोकस फ्रॉम पॉलिसी फ्रेमवर्क्स टू कम्युनिटी रेजिलियंस। ठीक है, द क्लाइमेट क्राइसिस इज नो लॉन्गर अ फ्यूचर प्रॉब्लम। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए हिस्ट्री के अंदर उठाकर देखा जाए तो 2024 के बाद 2025 अगर देखा जाए तो सेकंड लार्जेस्ट वार्मेस्ट हमें जो है ईयर देखने को मिल रहा है 2025। और उसके नेगेटिव इंपैक्ट क्या? रीजनल सर्च अगर देखा जाए, नदर्न रीजन है आपका, आजाद कश्मीर है, जीपी आपका, केपी है, रजिस्टर द हाईएस्ट एनुअल टेम्परेचर स्पाइक्स इन डेकर्स। चेक करें, इतना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद एनवायरमेंटल फॉल आउट की बात करें तो इसके क्या हो रहा है? इंटेंस वार्मिंग इज एक्टिवली एक्सेलरेटिंग, ग्लेशियर आपके मेल्ट हो रहे हैं, फ्लड आपके आ रहे हैं। यहां पर जो 2025 का फ्लड आया, इंडिया ने पानी छोड़ा यहां पर रावी के अंदर, तो नुकसान हो रहा है ना। अगर आगे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, आपके डैम्स हो, तो इसको स्टोर किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद आपका एनर्जी क्राइसिस का सामना करना पड़ा। भाई एनर्जी क्राइसिस के ऊपर हम जो है यहां पर कंट्रोल कर सकते हैं अगर हमारे डैम्स है। ठीक है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, वो इंडिया लगा रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट्स उन डैम्स के ऊपर। वो क्लीन एनर्जी की बात करता है, लेकिन हमें ज्यादा ही कुछ करनी पड़ रही है। ठीक है, बजाय इसके अडॉप्टेशन होनी चाहिए, वो हम फोकस करें ग्रीन एनर्जी के ऊपर। काम चेक करें यार, क्या बंदा यहाँ पर। अब री राइटिंग की बात की जाए, यहाँ पर हिस्टोरिकल मूनसून बिहेवियर्स है, उसके बाद आपकी बारिशें यहाँ पर बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से हमें फ्लड होते हुए नजर आते हैं। अब बजटरी एलोकेशन की बात की जा रही है, प्रोग्रेस वर्सेस रियलिटी। अब बात यह की जा रही है कि फिजिकल जो यहाँ पर फुटप्रिंट की अगर बात की जाए तो क्या है भाई, यहाँ पर फेडरल ने क्या क्या बजट यहाँ पर अभी क्या क्लाइमेट रिस्क के लिए, भाई अच्छी बात है, 214 बिलियन रुपए यहाँ पर फिक्स किया है। क्लीन एनर्जी के ऊपर काम चेक करें कितने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। और भाई यहाँ पर क्लीन एनर्जी को अगर प्रमोट करना है तो यहाँ पर क्लीन एनर्जी का इंडस्ट्री यहाँ पर लगाओ अभी से। अगर आपको फ्यूचर नजर आ रहा है ना क्लीन एनर्जी का, तो अभी से इंडस्ट्री लगाओ। और यह चीज हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक टॉपिक था, उसके ऊपर हमने एनालिसिस किया था, उसके ऊपर डिबेट की थी कि पाकिस्तान को अगर फ्यूचर नजर आ रहा है ना, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं क्लीन एनर्जी के अंदर, तो भाई क्लीन एनर्जी को लेकर यहां पर इंडस्ट्रीज लगाओ ताकि उससे अभी से फायदा उठाया जा सके। बैटरीज आपके मुल्क के अंदर नहीं है, इलेक्ट्रिक आपको बसेस यहां पर इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आपको यहां पर इंपोर्ट करनी पड़ रही है, तो क्यों ना उसकी इंडस्ट्री नहीं लगाई जा सकती। उसके बाद सोलर रेवोल्यूशन की बात करते हैं रूफटॉप के ऊपर हमारे, तो यहां पर ये तो जनता लेकर आई है रेवोल्यूशन, गवर्नमेंट तो के पास तो यहां पर एज है, इजीली जो है इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हम वही यहां पर चीजें लेकर चल रहे हैं। अब इसको फिक्स कितना किया गया है? 476 बिलियन डॉलर ग्रीन एनर्जी के ऊपर फिक्स किया गया। चेक करें, अडॉप्टेशन के ऊपर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जो करना चाहिए, जो डैम्स बनने चाहिए, वो नहीं बन रहे। ये चीज है जी। अब यह देखा जाए मिस अलाइनमेंट ऑफ स्पेंडिंग मिटिगेशन वर्सेस अडॉप्टेशन, एनर्जी बायस आपके सामने ही है। उसके बाद अर्जेंट नीड फॉर अडॉप्टेशन। अब यही चीज़ें हैं, देखिए अर्जेंट नीड क्या हो सकती है, इस पॉइंट को छोड़ दें, इसके ऊपर ऑलरेडी हम डिस्कस। अर्जेंट नीड फॉर अडॉप्टेशन क्या है? सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा अपग्रेडिंग लोकल फ्लड डिफेंस, उसको पहले सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा। कहीं पर बंद बांधे उनको मजबूत करना पड़ेगा ताकि फसलों को बचाया जा सके, एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाया जा सके। अर्बन स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अगर देखा जाए कंस्ट्रक्टिंग क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम, ये भी इंपॉर्टेंट है। फूड इन क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है। पता है हमने कितने यहाँ पर चीज़ें डिस्कस की, जो स्टैट्स हमने डिस्कस किए थे, न्यूट्रिशनल की कमी है यहाँ पर। ठीक है, फूड इन क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। मैनेजिंग वाटर स्ट्रेस, डिप्लॉइंग हाईली एडवांस्ड डिजास्टर अर्ली वार्निंग नेटवर्क होने चाहिए, जो यहाँ पर नहीं है। बजाय इसके का अडॉप्टेशन लेने के बजाय हम क्लीन एनर्जी के ऊपर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हुए नजर आए। और भाई हमने ठेका लेकर तो नहीं रखा हुआ ना, हम तो लेस कंट्रीब्यूटर है, तो हमें तो अडॉप्टेशन के ऊपर काम करना चाहिए ना। ठीक है, ये चीज भी है। उसके बाद हैवी टोल ऑफ डिलेड एक्शन की बात की जाए तो फिजिकल चॉइस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर क्लाइमेट के लिए कुछ यहाँ पर फिक्स कर रहे हैं तो ना होने से तो अच्छा है ना कुछ किया जा रहा है। ठीक है, तो ये, लेकिन ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इसका भी। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पाकिस्तान ने जो एज ए मीडिएटर रोल प्ले किया
और फाइनली जो है पाकिस्तान इस परमानेंट एग्रीमेंट के करीब पहुंच चुका है। और ये चीज़ हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि संडे वाले दिन हो सकता है कि इनके दरमियान में एग्रीमेंट हो जाए, और हमने बात की थी इलेक्ट्रॉनिक साइनिंग की। तो अब वो कहीं ना कहीं पर ये साइन हो चुका है। अब उसको फॉर्मल बनाने के लिए, फॉर्मल डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए जो 19 जून को फ्राइडे वाले दिन स्विट्जरलैंड के अंदर हमें मीटिंग देखने को मिलेगी। अब इसके अंदर जो मेन एजेंडाज जब आएंगे उनको तो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो यहाँ पर एजेंडाज हमें देखने को मिल रहे हैं उनके ऊपर हम फोकस करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर हमारी डिस्कशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है, द स्विस अकॉर्ड हिस्टोरिक यूएस ईरान ब्रेक थ्रू एंड परमानेंट सीज फायर मैंडेट। ठीक है, ब्रेक थ्रू यहाँ पर अनाउंसमेंट एंड इमीडिएट सीज फायर स्ट्रेटेजिक अकॉर्ड रीच्ड इन अर्ली आवर ऑफ मंडे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से यह कहा गया कि फॉर्मली अगर देखा, अनाउंस दैट अ कॉम्प्रिहेंसिव पीस डील बिटवीन यूएसए एंड ईरान हैज बीन सक्सेसफुली अचीव्ड। तो ये आप ये लिख सकते हैं, पॉइंट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एंडिंग ग्लोबल हॉस्टिलिटीज की अगर बात की जाए, द एग्रीमेंट मैंडेट इमीडिएट एंड परमानेंट टर्मिनेशन ऑफ ऑल मिलिट्री ऑपरेशंस ऑन द ऑल एक्टिव फ्रंट्स। ठीक है, अगर जितने भी यहाँ पर मिलिट्री जो हमें यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहे हैं उनको जो यहाँ पर विड्रॉ किया जाएगा, रोका जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एक्सप्लिसिटली अक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट थिएटर्स इन लेबनान के अंदर भी, अब यहाँ लेबनान के अंदर भी जो है ट्रंप ने यहाँ पर क्रिटिसाइज किया, वो भी देखता है। री ओपनिंग ग्लोबल चौक पॉइंट को यहाँ पर दोबारा खोलने की भी बात की गई। अब इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या हैं उनको भी हम ऐड करेंगे यहाँ पर। उसके बाद टोल फ्री या री ओपनिंग स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात की गई है। यहाँ पर जो कह लें कि ब्लॉकेड किया गया यहाँ पर यूएसए की तरफ से, उसको भी यहाँ पर रीओपन किया जाएगा। उसके अलावा अगर देखा जाए ऑफिशियल इंप्लीमेंटेशन एंड टाइमलाइन की जो बात की जाए, तो यहाँ पर स्विस साइनिंग सेरेमनी कब होगी, यहाँ पर फ्राइडे वेल द 19 यहाँ पर जून को 2026 इन स्विट्जरलैंड। मेथड ऑफ साइनिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इंडिकेटेड अकॉर्ड वेल इधर भी साइंड इलेक्ट्रॉनिकली बाय हिमसेल्फ। इलेक्ट्रॉनिकली या तो ट्रंप खुद साइन करेंगे या जेडी वैंस जो वाइस प्रेसिडेंट है। उसके बाद प्री इंप्लीमेंटेशन डेलिब्रेशन के ऊपर यहाँ पर गौर फिक्र किया जा रहा है, मुज़ाकरात इनके दरमियान में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तेहरान डेलिब्रेट रिव्यू, तेहरान भी इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहा है कि भाई यहाँ पर इसको साइन किया जाना चाहिए या क्या भी है, जो भी चीज़ें हैं तो अभी इसके ऊपर चल रही हैं। तो ये फाइनल जो है इसको यहाँ पर 19 जून को किया जाएगा। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्या ही कहेंगे कि ये स्टेटमेंट कभी क्या आ रही है कभी क्या आ रही है, ये चल ही रहे हैं। हमारा जो टारगेट रहेगा वो फाइनल एग्रीमेंट रहेगा, उसके अंदर क्या कहा जा रहा है। ठीक है, मेन एजेंडास क्या है। उसके बाद ट्रंप रेयर पब्लिक रिव्यू का फ्रेजाइल जेपर्डाइजिंग द अकॉर्ड की अगर बात की जाए, तो यहाँ पर ट्रंप की तरफ से यह कहा जाएगा इजराइल ने जो यहाँ पर लेबनान के ऊपर यहाँ पर अटैक किया वो सेल्फ डिफेंस में नहीं था, इन्होंने अपनी तरफ से यहाँ पर कर दिया, तो उसको भी यहाँ पर काफी कंडेम किया गया। यहाँ पर सिमेट्रिकल रिस्पॉन्स की बात की गई कि ट्रंप असल्टेड दैट इनिशियल माइनर अटैक इजराइल वाज रिएक्टिंग टू वाज स्मॉल एंड मीनिंगलेस, बिल्कुल बेतुका था, बेमानी था। ठीक है, स्टैंड डाउन मैंडेट की ट्रंप डिमांडेड टू अ टोटल हाल्ट टू मिलिट्री एक्टिविटीज स्टेटिंग दैट इजराइल मस्ट स्टॉप ऑल अटैक्स अक्रॉस द लेबनान। तो जितने भी अटैक्स हैं वो इसको रोकना चाहिए। उसके बाद अगर देखा जाए रिकॉग्निशन ऑफ द कोलैबोरेटिव मेडिएशन नेटवर्क, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर पॉइंट्स क्या है, एक तो यहाँ पर $25 बिलियन जो है यहाँ पर कह लें कि जो कह लें कि ईरानियन एसेट्स हैं जो यहाँ पर फ्रीज किए गए, तो उसके लिए भी यहाँ पर देने की बात की गई। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को दोबारा खोलने की बात की गई यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर ईरान ने कहा कि न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर जो है वो नहीं बनाएगा, इस तरह की भी चीज़ें चल रही हैं। ट्रेड को दोबारा जो है यहाँ पर रिवर्स किया जा रहा है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑयल सैंक्शंस को भी रिड्यूस किया जा रहा है, ये चीज़ भी है। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है कि जितना भी यहाँ पर जो डिप्लॉयमेंट की गई मिलिट्री को, उसको भी यहाँ पर क्या किया जाए, विदड्रॉ किया जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास पॉइंट्स है। और लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमारे पास रहेगा, विद इन 60 डेज के अंदर अंदर जो है परमानेंट सीज फायर की तरफ जाया जाएगा। ये आपका एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे। रिकॉग्निशन ऑफ द कोलैबोरेटिव मेडिएशन नेटवर्क, तो पाकिस्तान की तरफ से ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान ने जिस तरह यहाँ पर एज ए मेडिएटर रोल प्ले किया, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ कतर डायरेक्ट को मेडिएशन पार्टनर्स है, किंगडम सऊदी अरेबिया, रिपब्लिक ऑफ टर्की, तो ये भी यहाँ पर शामिल है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये क्लियर किया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, कि ये भी इसके अंदर इंक्लूड है। तो एट लास्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान ने जो है एज ए मेडिएटर रोल प्ले करते हुए ईरान और यहाँ पर जो है यूएसए के दरमियान में सीज फायर जो है वो करवाने में कहीं हद तक कामयाब
हो गया है या करीब है, ठीक है। तो जो 19 जून को यहाँ पर साइन किया जाएगा। तो आई होप आपने इस टॉपिक को यहाँ पर अंडरस्टैंड किया होगा। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, हमने जस्ट एनालिसिस किया कि आपको यह चीज़ें पता होनी चाहिए। आप नहीं नोट करना चाहते तो आप ना करें, हम फाइनल जो एग्रीमेंट होगा उसी को हम डिस्कस करेंगे, उसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जस्ट आपको एक एनालिसिस दिया कि ये चीज़ें अभी ये सिनेरियो ये चल रहा है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट वोकैब की। और वोकैब आपको पता है कि हम डेली बेसिस के ऊपर लाजमी जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं, जो हमारे कहले के कंपोजिशन के पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो हम अपने राइटिंग स्किल के अंदर भी जो है वो वोकैब को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक वोकैब की जो है एक नोटबुक प्रिपेयर करते जाएँ, ठीक है। डेली बेसिस के ऊपर 2 एंटोनिम्स भी डिस्कस करते हैं, 2 सिनोनिम्स भी डिस्कस करते हैं। तो इस तरह ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो आपके 50 वर्ड्स बनते हैं जो आप ऐड करते जाएंगे डेली बेसिस के ऊपर। तो पर मंथ आप देखेंगे कि 1500 आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। आप इजीली डेली बेसिस के ऊपर 10 वर्ड्स जो है वो प्रिपेयर करते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, परपोर्टेडली। परपोर्टेडली मींस क्या होता है, एज क्लेम्ड और अलिज, दावा करने को बोला जाता है जिसके अंदर कोई भी यकीनी सूरत हाल नहीं पाई जाती, बेसिकली दाउ नॉट कन्फर्म, ठीक है। सिमिलर मीनिंग क्या बनेगा, अलिजडली बोल सकते हैं या सपोजडली। ऑपोजिट क्या बनेगा, सर्टेनली या एक्चुअली इसको बोलेंगे। सेकंड हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, सोरोगेट। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली आ सब्स्टिट्यूट को बोला जाता है, मुतबादल को बेसिकली बोला जाता है, आर रिप्लेसमेंट फॉर समवन या समथिंग, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट या स्टैंड एंड। ऑपोजिट क्या बनेगा, ओरिजिनली या प्राइमरी, आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, डिवल्जिंग। बहुत इजी वर्ड है। डिवल्जिंग का मतलब होता है रिवीलिंग सीक्रेट ऑफ प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, राज को अफशा करने देने को बोला जाता है, बेसिकली, ठीक है। रिवीलिंग या डिस्क्लोज करना। ऑपोजिट क्या बनेगा इसका, कंसीलिंग या हाइडिंग, छुपा लेना। वर्ड हमारे पास करेगा एबिजमल। एबिजमल मींस एक्सट्रीमली बैड या सिवियर को बोला जाता है, बेहतरीन सूरत हाल को बोला जाता है, ड्रीडफुल, खौफनाक या टेरिबल। ऑपोजिट क्या बनेगा, एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, सिकोफेंसी। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली एक्सेसिव फ्लैटरी टू गेन एडवांटेज, बेसिकली चापलूसी करने को बोला जाता है या खुशामदी करने को बोला जाता है, फ्लैटरी या सर्वेलिटी आप बोल सकते हैं। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, ऑनेस्टी या कैंडोर आप इसको बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर, पिरम्पट्री। पिरम्पट्री मींस बहुत इजी है, बेसिकली कमांडिंग को बोला जाता है, ठीक है। हुक्म आमेज को बोल सकते हैं आप, और नॉट ओपन टू रिफ्यूजल, ठीक है। अथॉरिटेटिव या डिक्टोरियल बोल सकते हैं इसको। ऑपोजिट क्या बनेगा, फ्लेक्सिबल और ऑप्शन बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डिस्कॉर्डेंट। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली लैकिंग हार्मनी, ठीक है, बिल्कुल मुतजाद होना। कॉन्फ्लिक्टिंग आप बोल सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग या क्लैशिंग। ऑपोजिट क्या बनेगा, हार्मोनियस बोल सकते हैं या कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास करेगा फोमेंट। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली टू स्टार अप ट्रबल या रेबेलियन, बेसिकली आग को भड़काने को बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इंसाइट या प्रवोक। ऑपोजिट क्या बनेगा यहाँ पर, काम या सप्रेस, दबा देना, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या रहेगा यहाँ पे, बेसिकली आग को भड़काना, कोई भी इशू है उसको और ज्यादा जो है वो भड़का देना। तो सेकंड लास्ट हमारे पास वर्ड क्या रहेगा, इन्योर्ड। बहुत इजी है, अकस्टम्ड टू समथिंग अनप्लेन, ठीक है, आदी हो जाने को बेसिकली बोला जाता है इन्योर्ड। तो हार्डेंड बोल सकते हैं या अकस्टम्ड। ऑपोजिट क्या बनेगा, सेंसिटिव बोल सकते हैं या अनअकस्टम्ड बोल सकते हैं। लास्ट वर्ड हमारे पास करेगा परस्पिकाशियत। बहुत इजी वर्ड है, बेसिकली हैविंग अ कीन साइट को बोला जाता है, जो गहराई में जाकर सोचता है, ठीक है। अकल बोल सकते हैं या शऊर को भी बोल सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग। इंसाइटफुलनेस या परसेप्टिव। ऑपोजिट क्या बनेगा, फुलिश या ऑब्लिवियस। तो आई होप आपने इस लेक्चर को अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।